हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अर्थशास्त्र के इस तीसरे चैप्टर निर्धनता एक चुनौती इस टॉपिक के तहत पिछले 3 वीडियोज के माध्यम से निर्धनता क्या है, उसके प्रकार क्या हैं, निर्धनता के अलग अलग स्तर क्या हैं, इनके मानक इसका निर्धारण कैसे कैसे किया जा सकता है, विश्व स्तर पे राज्य स्तर पे विभिन्न प्रकार के सामाजिक समूह में किस प्रकार की असमानता पाई जाती है, इन बिंदुओं को हमने क्लियर किया। आज मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके बीच में उपस्थित हूँ। आज का टॉपिक है निर्धनता के कारण। यानी इतनी सारी बातें हम 3 वीडियोज के माध्यम से पिछले क्लासों में करते आ रहे हैं, लेकिन कहीं से भी हमें ये मतलब अभी नहीं बताएगा कि आखिर ये सारी बातें हम कर रहे हैं, इसके पीछे जड़ में कारण क्या क्या है, किस कारण यह उत्पन्न होता है। अगर उस हम कारण को ही समाप्त कर दें तो ये समस्या और इन सब बातों पर विचार करने के लिए हमारे पास हम समय क्यों नष्ट करें इस पर। अगर ये सारा समय हम उसके जड़ को ही खत्म करने में लगा दें तो फिर ये बिंदु हमारे लिए नहीं मिल जाएगा। ऐसे में जो उसका जो मूल कारण है जिसको मैंने पॉइंट आउट किया है, ध्यान से आप देखेंगे इसमें जो पहला कारण आपका दिखाई देता है मेरे हिसाब से वो है औपनिवेशिक शासन। भाई स्वतंत्रता से पूर्व भारत में किसी न किसी आतताइयों का, विदेशियों का, दूसरे देशों का शासन हमारे ऊपर रहा है और हमारा देश उनके उपनिवेश के रूप में रहा है। तो आपको पता है औपनिवेशिक शासन में जो औपनिवेशिक शासकों का जो उद्देश्य होता है वो सीधा सा उद्देश्य उनका लाभ कमाना होता है। उस जिस देश में वो अपना शासन कर रहे हैं उस देश के विकास से उनका कोई ताल्लुक नहीं होता। तो जो औपनिवेशिक शासन एक प्रमुख कारण रहा हमारे देश में गरीबी को बढ़ाने में। दूसरा जो टॉपिक हमने समझा है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, यानी आजादी से बाद जनसंख्या में एक तीव्र वृद्धि, यानी 19वीं शताब्दी के बाद में जनसंख्या से पहले और जनसंख्या से बाद का जो एक तरह से 4 या 5 दशक है, इन 4-5 दशकों में जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई है। जबकि हमारे संसाधन जो है वो सीमित है, जो हमारे रोजगार के अवसर हैं वो सीमित है, लेकिन जनसंख्या जो है वो तीव्र गति से बढ़ी है। तो इस असंतुलन का एक कारण, इस गरीबी का, इस निर्धनता के प्रतिशत में वृद्धि होने का एक कारण जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई है। तीसरा रोजगार के अवसरों में ह्रास। जनसंख्या बढ़ती गई, रोजगार के साधन हमने नए नए रोजगार के साधन हमें डेवलप करनी चाहिए, हमने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। यानी जिस गति से जनसंख्या में वृद्धि हुई उस गति से हमने अपने संसाधन, अपने उद्योग, अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी साक्षरता को हमने डेवलप नहीं किया, जिसका परिणाम स्वरूप यह संतुलन निर्धनता के रूप में आपके सामने दृष्टि होता है। तो ये तीसरा भी एक प्रमुख कारण रहा कि हमने उस गति से रोजगार को डेवलप नहीं किया। आय में असमानता भारत में सबसे बड़ी विशेषता है कि 2 प्रकार के वर्ग के लोग ज्यादा, या तो धनाढ्य वर्ग के लोग हैं या गरीब वर्ग के लोग हैं, यानी कि इन दोनों के बीच में अंतर बहुत है। जबकि जो विकसित देश होते हैं वो विकसित देशों में इनमें गरीब और अमीर में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता, लेकिन यहाँ बोलते यानी कि भारत में जो अमीर है वो पीढ़ी दर पीढ़ी अमीर होती है और जो गरीब है वो पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी होते जा रहे हैं। आखिर इस अंतर को कैसे कम किया जा सकता है? तो इस अंतर पर किसी भी सरकार का ध्यान नहीं गया कि यदि हम इस अंतर को कम कर देंगे तो गरीब के अपने आप समाप्त हो जाएगा। भूमि संसाधनों में कमी, क्योंकि भारत में जो भूमि है वो निश्चित है। भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये तो सर्वनिश्चित है, इसमें हम कोई बढ़ोतरी नहीं कर सकते। और आए दिन जो पड़ोसी देश है उसको घटाने में लग रहे, तो इसमें तो बढ़ोतरी की कल्पना नहीं कर सकते। और जिसमें को हम कंट्रोल कर सकते हैं उसमें खूब वृद्धि हो रही है। तो हमें तो इस बात का ध्यान रखना है कि हम अपने जनसंख्या में वृद्धि संसाधन के अनुकूल ही करना पड़ेगा।
तो भूमि संसाधन जो है वो कम है और जनसंख्या बढ़ती जा रही है, इसका भी एक असर निर्धनता के रूप में है। अत्यधिक ऋणग्रस्त, कारण क्या है कि गरीबी ज्यादा है। अब सबको अपने रोजगार के लिए, अपनी खेती के लिए, पर्याप्त मात्रा में चिकित्सा के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए जो जरूरी मूलभूत आवश्यकता है उसको पूरा करना है। यदि चीजें भरे घर में पैसे है नहीं, बीमार हो गया तो दवाई करानी है और उसके लिए विकल्प क्या है, तो करते लेंगे, क्योंकि जब तक जान है तब तक प्रयास है, अगर जी जाए तो करते देंगे। ऐसी विचारधारा लोगों के मन में रहती है और वो कर्ज लेते रहते हैं, विश्वास तो रहता है कि दे देंगे, लेकिन वो दे नहीं पाते क्योंकि वो कुछ ऐसी ढांचा है, महाजनगिरी की प्रक्रिया थी, कुछ ऐसे वर्ग के लोग थे, उसके सरकारी नियंत्रण नहीं था, ब्याज पे ब्याज चढ़ा चढ़ा कर इतना ज्यादा कर्ज हो जाता था कि कभी भी इसको भरना मुश्किल हो जाता था। इसलिए अत्यधिक ऋणग्रस्तता भी हमारे निर्धनता का कारण है। सरकार के प्रयास में कहीं ना कहीं से इतने सारे कारण हैं, इतने सारे कारण हमने गिना दिए, लेकिन हम इसमें सरकार को भी नहीं बचा सकते, क्योंकि किसी देश की सरकार या परिवार का जो मुखिया होता है उसका भी एक अहम रोल होता है अपने परिवार के विकास में। वो अपने परिवार के विकास के लिए यदि वो चिंतनीय नहीं है, अगर वो सोच नहीं रखता है, तो ऐसी स्थिति में उस परिवार का निर्धन होना स्वाभाविक है। तो कहीं ना कहीं से सरकार की प्रयास में भी कमी रही है। अब वो अलग बात है कि भाई एक विभिन्न प्रकार की गवर्नमेंट नहीं है, जनता ने किसी तरह से करा, लेकिन प्रशासकों ने उसका नाजायज फायदा उठाया। लेकिन ये कब तक होगा? समाज ने इस कमी को देखा और समाज में परिवर्तन का युग आया हुआ है और फिर हम इसमें परिवर्तन भी दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं से परिवर्तन दिखाई दे रहा है और कोई जरूरी नहीं है, अगर ये परिवर्तन नहीं दिखेगा तो फिर परिवर्तन हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं से सरकार के प्रयासों में कमी है, इसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। अब इतने सारे कारण हैं, तो क्यों ना हम सारा दिमाग इन कारणों को दूर करने में नहीं लगाए। और समय समय पर गवर्नमेंट ने प्रयास भी किया, लेकिन जितने स्तर पर प्रयास करना चाहिए उतने स्तर पर नहीं किया गया। उसी का परिणाम है कि आज हम निर्धनता की श्रेणी में हैं। सरकार ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इस गरीबी को दूर करने का प्रयास किया है, उसको मैंने निश्चित किया है, आप इसको ध्यान से देखेंगे और बुक से भी आप पढ़ सकते हैं। निर्धनता को दूर करने के उपाय के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम अधिनियम 2005 में शुरू किया गया सरकार के द्वारा, जिसको शॉर्ट में मनरेगा के नाम से भी जानते हैं। इसके तहत गांव के जो मजदूर वर्ग के लोग होते हैं जिनको रोजगार नहीं होता, उनको वर्ष में 3 महीने की रोजगार की गारंटी दी जाती है। तो ये बहुत ही सबल कार्यक्रम था, ताकि इससे एक राहत की सांस मिली गरीबों को कि कम से कम कुछ 2 की रोटी का जुगाड़ तो होगा इस माध्यम से। लेकिन इसको ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया और इसका दुरुपयोग भी बहुत ज़्यादा हुआ। तो यहाँ पे सरकार की नाकामी रही कि इसको ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, इस पर ध्यान नहीं रखा, लोगों ने इसका ज़्यादा से ज़्यादा मिसयूज किया। यानी जिस उद्देश्य से हमने पूरा इस योजना को शुरू किया था वो उद्देश्य पूरा होता दिखाई नहीं दिया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राज्य रोजगार गारंटी कोष। राज्य और राष्ट्र ने मिलकर यह निश्चित किया कि हम अपने राज्य में और अपने देश में एक राष्ट्रीय जो रोजगार गारंटी कोष की स्थापना करेंगे, जिसके माध्यम से उस कोष से, उस धनराशि से हम रोजगार को सृजित करेंगे। यानी कि जब भी हम बजट बनाएंगे उस बजट में रोजगार के सृजन के लिए भी हम एक बजट बनाएंगे और उस बजट का सीधा सा प्रयोग रोजगार के सृजन में करेंगे। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज, यानी कि खाद्य उपलब्धता की दृष्टि से, यानी कि भारत में सभी व्यक्ति को अनाज उपलब्ध हो जाए, खाद्यान्न की गारंटी हो जाए। इसके तहत में लोगों को काम के बदले, यानी कि काम करने के बदले जो काम करते थे उसके बदले में धनराशि न देकर अनाज दिया गया, ताकि जो गरीब लोग हैं उनके घर का अनाज उपलब्ध हो जाए। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना यानी कि योजना शुरू हुई, इसमें प्रधानमंत्री के माध्यम से कुछ लोन वगैरह के माध्यम से करके रोजगार उपलब्ध की व्यवस्था की थी। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम 1995 में शुरू किया गया। स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार 1999 में शुरू किया गया और प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार योजना 2000 में
शुरू किया गया। और अंत्योदय यानी योजना जो आज भी चालू है, जो निर्धनता रेखा से वो नीचे के लोग होते हैं, जैसे होता है एपीएल, बीपीएल और अंत्योदय, 3 श्रेणी में गरीबों को रखा गया है। एपीएल एक तरह से जो निर्धनता रेखा से ऊपर के गरीब हैं उनको भी गरीबी कहेंगे, जो निर्धनता रेखा के आसपास है। जो निर्धनता रेखा से नीचे है वो बीपीएल की श्रेणी में है, और जो इससे भी नीचे है उनको अंत्योदय योजना के द्वारा, सरकार के द्वारा विशेष रूप से व्यवस्था की जाती है और परिवार के प्रत्येक सदस्य के अनाज की गारंटी दी जाती है और उनको अनाज दिया जाता है। तो इस तरह से विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सरकार ने निर्धनता को दूर करने का प्रयास किया, और नए आंकड़े के आधार पर आप देखेंगे तो इनके निर्धनता के स्तर में इन आंकड़ों में गिरावट आई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन सब करने के बाद भी बढ़ते हुए वैश्विक परिदृश्य को देखते हुए देश के सामने क्या क्या भावी चुनौतियां हैं और निर्धनता के सामने क्या क्या भावी चुनौतियां हैं। उन चुनौतियों में बहुत सारी ऐसी चुनौतियां हैं, लेकिन उसको पॉइंट आउट किया हमने कि ग्रामीण और शहरी असमानता, जो आपने पहले भी पढ़ा था कि हमें इसकी असमानता को दूर करना होगा, क्योंकि इसमें असमानता बढ़ती जा रही है। इस असमानता को यदि दूर कर दें तो गरीबी अपने आप खत्म हो जाएगी। असुरक्षित समूह को सुरक्षित कर दें, जो असुरक्षित समूह है उनको जो है सुरक्षित जोन में लेके आए। निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा, जनसंख्या वृद्धि, स्वास्थ्य की चिंता, ऐसे बहुत सारे होंगे, शिक्षा की चिंता, ऐसे विभिन्न प्रकार के ऐसे बिंदु हैं जो हमारे सामने एक समस्या के रूप में खड़े हैं, चुनौती के रूप में खड़े हैं। इन सभी चुनौतियों से हमें डटकर मुकाबला करना है और अपने देश को गरीबी मुक्त करना है। ऐसे चुनौतियों को स्वीकार करते हुए अपने देश की प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक समाज को और देश की सरकार को एक साथ मिलकर काम करना होगा ताकि हम इससे उभर पाए। आज अब इस विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से, वीडियोज के माध्यम से यह पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाता है और लगभग सारे पॉइंट क्लियर हो गए हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा ये पूरा चैप्टर, और बाकी जो है नेक्स्ट चैप्टर जो है नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। आज सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।